नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो बिना किसी देरी के आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। ओके, फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, एक्सप्लेन के साथ गाइज मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए मित्रों, देखिए भैया, जो शिवाजी के समकालीन थे वो हो जाएंगे यहाँ पे तुकाराम। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए संत तुकाराम जो शिवाजी हैं गाइस, यहाँ पे मैं इसको पहले गाइस डिलीट कर दूं तब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ये लिख गया है, एक मिनट, ये देखिए। अब समझिए मेरे प्यारे भाई, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम जो है गाइस जी 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। अगला, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गाइस ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गाइस ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जो 1774 से 85 के बीच रहे। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ये पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे भाई मित्र ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये किसके द्वारा पारित किया गया था, तो गाइस बंगाल के प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1773 में, और पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है ये किसके द्वारा पारित किया गया, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही पारित किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता जो है ये किससे संबंधित है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए चरक संहिता जो है ये किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा डी गाइस, वो हो जाएगा आपका चिकित्सा से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी चिकित्सा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए चरक संहिता जो है गाइस ये आयुर्वेद यानी चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है। ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गाइस ये संस्कृत भाषा में है, रचयिता इसके चरक हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो ये गाइस चरक हैं। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये गाइस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्या है। आपको बताना है कि इनके कालानुक्रम सही इसमें कैसे हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब मित्र समझिएगा, यहाँ पे शासन करने वाले दिए गए शासकों के कालानुक्रम की बात की गई है। जैसा आप जानते हैं सबसे पहले इल्तुतमिश था, एंड गाइस अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद, एंड गाइज उसके बाद शेरशाह सूरी, एंड गाइज उसके बाद अकबर। तो यहाँ पे समझिए पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर। तो कहने का मतलब है पहले होगा 4 3 1 और 2। तो 4 3 1 2 यानी सी ऑप्शन राइट होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसकी कार्यकाल इनका कब से कब तक है, यानी कि शासनकाल जो है कब से कब तक था। देखिए इल्तुतमिश जो है गाइस ये 1211 से 1236 के बीच रहे। अलाउद्दीन खिलजी जो है गाइस ये 1296 से 1316 के बीच रहे। शेरशाह सूरी जो है गाइस ये 1540 से 45 के बीच, और अकबर जो है ये 1556 से 1605 के बीच। ठीक है। अगला, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है।
देखिए भारत के वयोद्ध पुरुष जो है गाइस ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मित्र समझिएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो कि गाइस 1825 से 1916 के बीच रहे को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी गाइस जो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है प्रस्तुत की थी और इसमें बताया गया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है ये गाइस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, या ड्रेन ऑफ वेल्थ जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए गाइस 1915 एंड 16 में ये गाइस किसके नेतृत्व में हुई थी। याद रखिएगा ये हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। राइट होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए गाइस ये 2 होम रूल लीग में शुरू होने के गाइस नेतृत्व करता थे तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग जो कि गाइस 1916 में स्थापित किया गया, और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग जो कि सितंबर 1916 में प्रारंभ किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गाइस जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने किस लीग की स्थापना की थी, तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1916 के सितंबर माह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे गाइस सन दिए गए हैं, यहाँ पे उनसे संबंधित दिया गया है। समझिएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए औरंगजेब की मृत्यु जो है ये 1709 में नहीं हुई थी, चूंकि गाइज आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जो है ये सन 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। तो पहला ही गलत है। दूसरा देखिए मुस्लिम लीग की शुरुआत जो है गाइज ये 622, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे में मुस्लिम युग की शुरुआत कहा जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा मुस्लिम युग की शुरुआत कहा जा रहा है तो 622 ईसा पूर्व में। ओके, फिर देखिए शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईसा पूर्व में, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहाँ पे ये ईस्वी है, ठीक है मित्र, ये ईसा पूर्व नहीं है। एडी को ईस्वी कहा जाता है, थोड़ा सा समझिएगा, 622 ईस्वी होगा, और वीसी को ईसा पूर्व कहा जाता है। ओके, तो फिर से समझिए एक बार। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई, तो पहला गलत हो जाएगा। जो मुस्लिम युग की शुरुआत है ये 622 ईस्वी में हुई। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ। तो याद रखिएगा राइट यहाँ पे होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था। मेरे प्यारे भाई इसके साथ में आप ये भी बताएंगे मरो नहीं मारो, ये नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो मैंने आपसे पूछा है वो भी और ये भी। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। मतलब गाइस कतई जहर क्वेश्चन है ये, समझ जाओ। बताओ करो या मरो का नारा ये गाइस किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो करो मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, ये जो गाइस है ये किसने कहा था, तो मेरे प्यारे भैया याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले कुछ देख लीजिए। देखिए गाइस ये जो करो या मरो का नारा है ये अगस्त 1942 में दिया गया था। चूँकि आप जानते हैं कि अगस्त 1942 यानी कि गाइस अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया गया था। देखिए 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पेश किया गया, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था। तो गाइस उसी समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था।
निम्न का मिलान करें, यानी कि गाइस कौन सा समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, और उसके बाद नीचे कूट भाषा दी गई है। तो इसमें गाइस आपको मिलान करके सही उत्तर चुन लेना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19, और इसके लिए समय लीजिए आप 7 से 8 सेकंड 10 सेकंड का। चलो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप समझें तो गाइस ब्रह्म समाज यानी आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। देखो मैं एक बात आपको बता दूं कि कभी कभी पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। गाइस ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। देखिए आत्मीय सभा जो है ना, ये गाइस 1815 यानी 1815 में स्थापित की गई, जो चल करके 1828 में आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज के नाम में बदल दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, आत्मीय सभा कहा जाए या ब्रह्म समाज कहा जाए, ये गाइस जो है ये राजा राम मोहन राय जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर समझिए यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर देखिए यहाँ पे गाइस आर्य समाज जो है ये किसके द्वारा, तो ये गाइस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। तो यहाँ पे 4 वाला गलत भी दिया गया था। तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, पहले होगा आपका 3, फिर होगा आपका 1, फिर होगा 2 और फिर होगा 5। तो 31 25 31 25 31 25 यानी बी ऑप्शन राइट होगा। जो भी यहाँ पे हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन बी 31 25 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलो। सलाल पनबिजली परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना जो है ये किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सलाल पनबिजली परियोजना जो है ये चिनाब नदी पे है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसंत विश्व होता है किस दिन? वसंत विश्व जो है ये किस दिन होता है, बताएंगे। देखिए मैं एक बात आपको और बता दूंगा, इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप परिचित हैं, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से है भैया। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको क्लास मिले, अगर आप चाहते हैं कि गाइज आपको डेली इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लास मिले, तो मेरे प्यारे भाई सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान से दर्द लगा रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी बनती है आपकी, ये इतना आपका फ़र्ज है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र, सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से एक बार पसंद जरूर करेंगे। देखिए वसंत विश्व जो है ये किस दिन होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च को, डी ऑप्शन राइट होगा, 21 मार्च। अब समझिएगा मेरे प्यारे भाई, वसंत विश्व जो है ये 21 मार्च को होता है, और इस तिथि को उपसौर बिंदु दक्षिण गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ओके, चलो आगे भैया कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तांबा के उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और खेतड़ी नगर जो है गाइस ये भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है ये किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव जो है ये किसे दिया गया था, ये पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा।
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र समझिएगा, थोड़ा सा इसमें लंबा एक्सप्लेन दिया गया है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए, कम समय में कवर भी कर पाए। देखिए जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। ठीक है, किसको हराया था इन्होंने? पट्टाभी सीतारमैया को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने तो उन्होंने किसके गाइस विरुद्ध अध्यक्ष बनने के लिए गाइस उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। इन्होंने क्या कहा था? सीतारमैया की हार मेरी हार है। और गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई किस कारण दिया गया था? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है और उनसे कुछ मनमुटाव हो गया, यानी एक दूसरे से मतलब गाइस ऋषि भाषा हो गया, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भैया तुम खुश रहो, हम चाहे बने अध्यक्ष ना बने, है ना। गांधी जी भी वैसे ही रहे होंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? आपको बताना है हिमालयी नदी तंत्र की इसमें नदियां कौन सी हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे गाइस 1 2 3 4 यानी 4 नदियां दी गई हैं, नीचे कूट भाषा दिया गया है, मिलान करके आपको बताना है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां इसमें कौन कौन सी हैं। एक तो है इसमें गंगा और दूसरी है इसमें ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये आपकी हो जाएगी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ, हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ। तो हो जाएगा सेकंड एंड गाइस थर्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र में गाइस जो नदियां हैं ये वर्षा भर जल का प्रभाव बनाए रखती हैं, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी होती हैं। क्योंकि जो हिमालय से नदी निकलती हैं गाइस ये बर्फ से और ग्लेशियर जो होते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर ये पिघल जाते हैं और उनसे बनती हैं। ओके, नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बैंक दर का क्या अर्थ है? यहाँ से गाइस आपके कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बताइए बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ इसमें क्या है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर का मतलब क्या है कि देश के जो केंद्रीय बैंक है यानी जो सेंट्रल बैंक है इनके द्वारा जो गाइस ली जाती है और गाइस मतलब आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है, वो आपका बैंक दर कहलाता है। तो राइट क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला चलो बताओ, थोड़ा सा प्यास लगी है, कहो तो पिए आए भैया पानी। चलो पहले बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? चलो मित्र बता दो जल्दी से, फटाक से, जैसे ही क्वेश्चन मिले ना, अगर जानते हो क्वेश्चन को तो फटाक से गाइस उसे पटक पटक कर मारो, इतना समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है मित्र? ये आपका असम में है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस ये असम में है और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है गाइस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1985 में घोषित किया गया था। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा मिक्स इन इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 100 रुपये के नोट जो हैं किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? यानी कि कहने का मतलब है ये भैया कि जो 100 रुपये का नोट है, जो गाइस जो 100 रुपये का नोट है इस पे किसका सिग्नेचर किया जाता है? ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 100 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये होता है गाइस जो RBI के गवर्नर हैं,
आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इसके हस्ताक्षरित किया जाता है। राइट होगा डी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, समझिएगा इसके अलावा जो गाइस 100 रुपये के अलावा जो 1 रुपये का नोट होता है इस पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, 100 रुपये के अलावा 1 रुपये पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये भारत के वित्त सचिव का। आगे, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा। देखिए मित्र, मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है। अब देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देती है तो साख सृजन जो है गाइस कैसा होगा, बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट हो जाएगा भैया आपका बी। आगे, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये गाइस किस में शामिल है, यानी जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किस सूची में शामिल किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सूची में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें गाइस कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए। जैसे भारत के जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को राज्य सूची में शामिल किया गया। जबकि देखिए जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, इन सभी को गाइस राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची का मतलब है कि जिसपे गाइस अधिकार है राज्य का वो होता है राज्य सूची। और गाइस केंद्र सूची जिसपे केंद्र का अधिकार हो। और गाइस समवर्ती सूची उस पे राज्य और केंद्र दोनों का हो। समवर्ती सूची जो है गाइस कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से उधार ली गई है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। वर्तमान समय में राज्य सूची में जो गणना अनुसार विषय सम्मिलित किए गए हैं वो टोटल 59 है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। राइट होगा आपका बी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गाइस किस देश से लिए गए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा आयरलैंड। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो समझना बहुत जरूरी है। देखिए गाइस, पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत भी पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है। और भाग 9 में पंचायत शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 और 243 के ड़ा यानी ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पर मैंने आपको बताया गाइस, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बताइए यहाँ पे फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप का मतलब है मेरे प्यारे भाई, फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा का पूर्ण रूप हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की निहित है। कहने का मतलब है गाइस कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, 34 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 29, बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब यहाँ पे आप समझिए मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे अनुच्छेद 24 और 21 किससे संबंधित है वो यहाँ पे देखिए 24 जो है जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के लाडले हैं, उनको गाइस किसी भी कारखाने में काम ना करने दिया जाए, यानी काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। बाकी जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने की व्याख्या करता है, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। अगला, ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? राइट हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है गाइस ये होते हैं। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, चलिए पहले इसको बताइए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ये बताइए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद से है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप समझिए मेरे प्यारे भाई, देखिए जो अनुच्छेद 21 का ए है इसके तहत ये कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और ये अनिवार्य शिक्षा के रूप में इनको अधिकार दिया जाए। तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो गाइस अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के ए में। जबकि अनुच्छेद 29 में और 30 इन दोनों का संबंध जो है गाइस ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, और 30 जो है गाइस देखो 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में व्याख्या करता है, जबकि अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। 19 तो आप जानते हैं गाइस ये हो जाएगा वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। अगला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? जैसा आप जानते हैं कि सोने की जो शुद्धता है गाइस ये कैरेट के द्वारा मापी जाती है, और इसमें शुद्ध सोने की जो प्रतिशतता है ये होती है गाइस इसमें 75%, यानी 75% है तो गाइस खरे सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संतरे में बहुतायत कौन सा विटामिन होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? समुद्र में जो गाइस संतरे हैं इसमें विटामिन कैसा होता है? ए, वी, सी या कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए संतरे में गाइस विटामिन सी होगा। देखिए जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, या फिर गाइस कहा जाए तो और क्या हो गया? संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, और जो गाइस एक होता है अमला वो हो गया। बाकी गाइस जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विटामिन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है। बाकी गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? वो हो जाएगा 5 भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से है वो देख लो। जैसे गाइस आपका यूके यानी उत्तराखंड हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है यह नेपाल की सीमा से साझा करता है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी इसमें कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सान जोस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत इजी है, ऑप्शन ही इजी दिया गया तो गाइज आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए ढाका जो है गाइज ये कहाँ की राजधानी है? तो ये हो जाएगी बांग्लादेश की। दिल्ली तो अपने इंडिया की है। बीजिंग जो है चीन की हो जाएगी। बीजिंग जो है चीन की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अगला, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा विराट कोहली को। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये है 550, 550। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, इसमें देखिए हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, पहले बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 14 सितंबर को। ये गाइस सबसे पहली बार 1953 में मनाया गया था। चलिए, शायद ये मैंने आपको बताया नहीं गाइस, ये बीच में रुक गया था,
चलो मैं इसे फिर से बता देता हूँ। हिंदी दिवस जो कब मनाया जाता है, ये गाइस 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। पहली बार ये 1953 में मनाया गया था। ठीक है, ये शायद गाइस ये हमारा जो रिकॉर्डिंग है शायद बंद हो गया था। चलो अगर दोबारा हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, वैसे कोई बात नहीं गाइस, अगर दोबारा हो गया होगा तो आपका रिवीजन ही हो गया। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। भैया म्यांमार इसमें सदस्य नहीं है, ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें है कौन कौन से वो आप देख लीजिए गाइस। भारत तो अपना है ही, भूटान भी है, अफगानिस्तान मैंने बताया, मालदीव भी है, बांग्लादेश अभी बताया, नेपाल बताया, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो गाइस भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो हैं ये सार्क के सदस्य हैं। आगे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इसमें क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मलयालम है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलयालम बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम जो है कहाँ का है? राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? मित्र अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। मेहनत जी जान शिद्दत आपके लिए लगा रहे हैं, तेरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, इतना आपका फ़र्ज है कि आप कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो गाइस बुध ग्रह है, मरकरी है, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा सबसे नज़दीक सूर्य के, तो ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए सूर्य के गाइस जो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए गाइस सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है गाइस ये सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की संख्या है। ठीक है, ये वही यहाँ पे लिखा भी गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन राइट होगा। 1913 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। अगला कि किस स्थान पे अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। समझिए अजंता एलोरा की गुफा जो है ये आपके औरंगाबाद में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्र यहाँ पे हमने टॉप क्वेश्चंस को आपके कंप्लीट कर लिया, जो एग्जाम में आने की आपकी ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते हैं, तो वो मैंने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ई बुक स्पेशल लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में सबसे ख़ास बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि 100% आपकी वर्दी पक्की है कब पढ़ने के बाद। और इसमें मैं आपको बता दूं मैथ, रीजनिंग जो कि हमारे द्वारा पूजा मैम के द्वारा हिंदी ग्रामर और विपिन सर के द्वारा जीके स्पेशल कवर किया गया है, जो कि जो सिलेबस में आपके दिया गया है यूपी पुलिस के सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और न्यूमेरिकल मानसिक योग्यता से सभी को एक एक करके कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ई बुक को अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप इस ई बुक को आप ज़रूर बाई कर लीजिए। इस पर अभी मैं 60% का आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। टाइम बहुत कम बचा है जिससे आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देख सकते हैं आप, इसी तरह मैथ, रीजनिंग, जीके सभी को कवर किया गया है। अगर आप इस ई बुक को आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है 8948667652 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। यह आपको बता दिया जाएगा कि ई बुक आपको कैसे प्राप्त होगी। मात्र 39 रुपये में इस ई बुक की कीमत है, तो अभी आप जस्ट इसे परचेज कर लीजिए।